अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद लाउशिर, मैं चाइना में मौजूद हूँ। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि आप चाइना में कैसे पोस्ट डॉक फेलोशिप आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे जो इनके स्टाइपेंड होता है वो कितना ऑफर करते हैं, बेसिकली तो एज एन एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यू नो लाइक व्हाट कि चाइना में जो फेलोशिप है, पोस्ट डॉक फेलोशिप है, ये एज़ कम्पेयर टू होल वर्ल्ड कहा जाता है कि ये हाईली कम्पिटिटिव लाइक बहुत अच्छा फेलोशिप देते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर मुजम्मिल मौजूद है जो कि हम पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो हम उनसे डिस्कशन भी करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पीएचडी के बाद आगे पोस्ट डॉक करना चाह रहे हैं चाइना से, जिसमें डेफिनेटली एज लिमिट भी होती हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुजम्मिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर काइंडली आप अपना बता सकते हैं कि अभी आप कौन से सब्जेक्ट में पोस्ट डॉक कर रहे हैं और कौन से इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं? इस वक्त सर मैं अर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ और मेरा मेजर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में है। सिविल इंजीनियरिंग में है। और इसमें सही सब्जेक्ट आगे मेजर आपका फील्ड कौन सा है इसमें? फील्ड सर मेरा रिसर्च एरिया जो है वो है सर उसमें आप ना गुजारें मुझे सर। इस वक्त मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ अर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में और मेरा जो मेजर है वो सिविल इंजीनियरिंग में है और काम जो मैं कर रहा हूँ वो है मेरा सिस्मिक मेटा मटेरियल्स के ऊपर, फिजिक्स ऑप्टिक्स में। ओके दैट्स गुड। सो सर डॉक्टर मुजम्मिल, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे चाइना में नॉर्मल जो पोस्ट डॉक की फेलोशिप हैं ये कितना यहाँ पे स्टाइपेंड ऑफर करते हैं? बेसिकली एज एन एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से शायद कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे चाइना में कितना है एनुअली या पर मंथ दे रहे हैं? सबसे पहले सर ये है कि चाइना में जो पोस्ट डॉक की वो फेलोशिप है वो एक वर्क कंसीडर होती है जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में होती है। एक जॉब कंसीडर होती है और उसके अलावा डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को लेके जो स्टाइपेंड है या जो आप कह सकते हैं सैलरी है वो डिफरेंट होती है। उसके लिए हाईली जो पैकेजेस यहाँ पे चल रहे हैं मोस्टली 3 कैटेगरीज हैं, ए, बी और सी। मोस्ट ऑफ द जो ए है वो है हाई टैलेंट के लिए और उसको अवेल करना, उसमें चूंकि आपके कंपिटिटर्स में चाइनीज़ पीएचडीज भी होते हैं और आप पूरी दुनिया के लोग होते हैं उस कंपटीशन में। तो वो एक थोड़ी सी ये है कि उसकी पे बहुत अच्छी होती है, तकरीबन 5 लाख पर ईयर तक भी जाती है। 5 लाख RMB पर ईयर। ओके, सो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। और दूसरा ये है कि बी कैटेगरी है जिसमें मोस्ट ऑफ द चाइनीज स्टूडेंट्स और जो पाकिस्तानी या फॉरेनर्स स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए भी होती है। बाहर से भी कोई अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं प्रोफेसर्स के साथ तो उनको भी अवेल कर सकते हैं। ओके, तो उसकी जो सैलरी बेस्ड होती है वो मोस्टली 3 लाख से 3.5 लाख के अराउंड मैक्सिमम। ओके, 3 लाख से 3.5 लाख से। जी पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं ऑलमोस्ट? आप इसको देखें तो 3 लाख का मतलब ये है कि सीधा सीधा जो है 12 से 1 करोड़ मेरे ख्याल से समथिंग बन रहा है, कोई 20-30 लाख बन रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी क्या लेके सैलरी है एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान में हम देखते हैं। तो दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है क्या इसके लिए मैं सॉरी माजरत के साथ वो ये है कि सी कैटेगरी भी है। अच्छा, जिसमें मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उसका पैकेज बहुत कम होता है। अब इसमें तीनों में ना रिक्वायरमेंट्स भी आपकी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से आपको पैकेजेस मिल रहे हैं, ए में भी, बी में और सी में। तो रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से आपकी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। और मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डेफिनेटली यही होती हैं कि आपने जो है या तो पेपर्स करने, रिसर्च पेपर्स की रिक्वायरमेंट है या जो है आपके प्रोजेक्ट्स की है। तो अगर आप एक कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको NSFCA के लिए जो है वो कम्पीट करना पड़ता है। चाइना की जो एजेंसी है जो सबसे बड़ी नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ चाइना वो फंड करती है उन प्रोजेक्ट्स को। तो उनके लिए कम्पीट करना पड़ता है बी में। और फिर बी में ये है कि आपके पास मोस्टली मैक्सिमम ये होता है कि पेपर ज़्यादा आपको करने हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट इस तरह से चेंज हो जाती है, प्रोजेक्ट आपका रिक्वायर्ड नहीं होता। और सी में जो है सी की सैलरी का जो सीन है वो ये इस तरह से है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सी में वो सैलरी आपको तकरीबन जो है वो 1,80,000 से लेके 2-2.5 लाख तक पे करते हैं। ओके दैट्स गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा सर जी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ है। सो मेरा एक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉरेनर्स का।
इसमें क्या कोई एज लिमिट भी होती है या कोई भी एज का अप्लाई कर सकता है? जैसे 35 का मैंने सुना था। जी उसमें मैं क्लियर करता जाऊं, क्योंकि जो ए कैटेगरी है या जो टैलेंट प्रोग्राम है यहाँ का, जो हाई टैलेंट प्रोग्राम है, उसकी जो एज लिमिट है वो 30 है। 35 सॉरी 30 नहीं 35। और बी के लिए भी मोस्टली 35 है। और सी के लिए भी 35 है। लेकिन चांसेस हैं कि अगर आप सी में लाए करते हैं या आपकी एज जो है वो 35 से ज्यादा है 36 में। अब इसमें एक चीज है, जो एक पॉइंट है छोटा सा, मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि 35 का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपकी एज के साथ 36 का नंबर नहीं लगता तो आप अंडर 35 कंसीडर होते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी उसके साथ 36 पूरा हो जाता है, अब आगे जब हो जाते हैं तो फिर उस हिसाब से आप 35 में नहीं आते। फिर लेकिन यहाँ पे पॉइंट वो है कि मैंने इवन के कुछ दोस्त हैं जो जानने वाले हैं, 1-2 हैं, वो यूकेस में पोस्ट डॉक कर रहे हैं और उनकी एज जो है वो 35 से ज्यादा है। तो चांसेस आर एवरीवेयर। सो इसमें ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यूकेस लाइक वहाँ पे कैटेगरी ए में माइट किया हो, या प्रोफेसर की कोई रिकमेंडेशन भी मैटर करती है वीज़े के लिए, क्योंकि एक एज रिक्वायरमेंट ये तो मेरे ख्याल से एक नेशनल इनका कोई है, कोई इस तरह का, या क्या है? नहीं, ये मोस्टली होता है प्रोविंशियल बेस्ड। प्रोविंस जो है वो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो फंड करती है आपकी जॉब, आपका वीज़ा, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोविंशियल होती हैं। तो दूसरा जो आप बता रहे हैं प्रोफेसर मैटर, ऑफ कोर्स वो मैटर करता है, क्योंकि उसी ने ही आपको, आपका होस्ट वही होता है ना, वीज़ा आपको उसी ने देना होता है, उसके ब्याह पे मिलता है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो दोनों एज अ होस्ट प्ले करते हैं आपके वीज़े के लिए। दैट्स गुड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। सो डॉक्टर मुजम्मिल, इसके बाद मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि PhD काफ़ी डिग्री होल्डर्स हैं जो कि मेरे यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं और डिफरेंट क्वेरीज आ रही होती हैं, तो उनका क्वेश्चन एक है कि मतलब व्हाट आर द थिंग्स जो हमारी प्रोफाइल में हो, या किस तरह हम प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, स्पेशली फॉर द पोस्ट डॉक, यू नो कि लाइक पाकिस्तान से जो करते हैं, कोई थोड़ा सा वहाँ पे कोई उनकी प्रोफाइल भी होती है, कोई लाइक व्हाट यू वुड सजेस्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, या अपने जो आपके कोलीग्स वगैरह कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले नंबर 1 क्वेश्चन के उनकी प्रोफाइल इस तरह की हो कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा जो सा है वो मैं सेकंड में क्वेश्चन करूँगा, वो क्वेश्चन यही आ जाता है कि प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करना है। तो आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं डॉक्टर मुजम्मिल? सर, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि 2 साल 1 साल पहले, 2-3 साल पहले, ये ट्रम्प के उसके इमिग्रेशन के मामला से पहले मोस्टली जो चाइनीज PhDs होते थे वो कोशिश करते थे कि वो वेस्ट से जाके पोस्ट डॉक करें, या इवन के USA से। तो वो एक कंपटीशन गैप बचता था यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स जो है वो उस गैप को फिल करने के लिए अवेलेबल होते थे। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि वो जो चाइनीज ग्रेजुएट्स हैं ना, उसमें भी एक खास मैक्सिमम अमाउंट जो है वो काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी खासी परसेंटेज है वो यहीं से ही दोबारा पोस्ट डॉक कर रही है। तो उनको अपना लोकल टैलेंट भी यहाँ पे अभी अवेलेबल है, मिल रहा है। और उसके बाद फिर आपका देखें, इस तरह से फॉरेनर्स का जो कंपटीशन है वो एक तरह से बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल। और जहाँ तक कंसर्न है आपके क्वेश्चन का कि आपने जो है अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, या आपने प्रोफेसर के साथ कैसे रीच आउट करना है, या उसके चांसेस क्या हैं, तो उसमें सिंपली वही चीज़ है। देखें, एक PhD है, उसके पास डिग्री है, तो वो सबसे पहला तो उसका यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। और दूसरी, उसके बाद जो है आपके पेपर्स मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी प्रोफाइल जो है वो आपके पेपर से बनती है। और पेपर्स कौन से? पेपर्स सर वो आपके अच्छे जर्नल्स में होने चाहिए। Q1 में ऑफ कोर्स आपका 1-2 पेपर होना ज़रूरी होता है जब आप PhD कर लेते हैं, क्योंकि आपने PhD की है, अब खाली एक डिग्री लेके आप और फिर बिल्कुल कंपटीशन बहुत टफ है आज के दौर में। तो Q1 के 1-2 पेपर होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों को। इवन के अब तो मास्टर्स के बच्चे भी अच्छे पेपर पब्लिश कर रहे हैं, बैचलर से लोग बच्चे कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि उसके चांसेस प्रोफेसर के साथ लिंक, आपकी फील्ड मैच कर रही है प्रोफेसर को। इसमें एक चीज़ मेंशन करता हूँ जी, वो ये है कि टारगेट आप करें, सबसे पहले जो टारगेट आपने करना है वो फुल प्रोफेसर्स को टारगेट करें। फुल प्रोफेसर्स को टारगेट जब आपने करना है, तो आपको रिक्रूट करने का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। सही। अगर आप टारगेट करेंगे एज कम्पेयर टू फुल प्रोफेसर एक एसोसिएट प्रोफेसर को,
तो उसके पास जो कैपेसिटी है वो खुद अभी ग्रो कर रहा है, तो उसके पास कैपेसिटी लिमिटेड है। तो वो आपको ना भी कर सकता है, वो आपको ये भी कह सकता है मेरे पास ऑप्शन नहीं है या मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फुल प्रोफेसर के साथ जाते हैं, उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो आपको रिक्रूट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, और उनके पास आपको आपके ग्रो करने के चांसेस भी बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर मुजम्मिल, इसमें आपने जैसे बात की कि रिसर्च में उनकी अगर पब्लिकेशंस हैं, क्या उसमें कोई ऑथर पोजीशन भी मैटर करती है, और उसके अलावा क्या वर्क एक्सपीरियंस या समथिंग, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से या अपने क्योंकि डेफिनेटली यू आर डूइंग, तो क्या ऐसी चीज़ें जो कि वो इम्प्रूव करें तो चाइना में लाइक दे कैन बी एलिजिबल टू अप्लाई ओवर देयर एंड प्रोफेसर कैन बी इम्प्रेस्ड फ्रॉम देयर प्रोफाइल? सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपके पास Q1 के एटलीस्ट 1 या 2 फर्स्ट ऑथर के साथ आपकी पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। उसके बाद आप को ऑथर्स में जितनी कर सकते हैं वो आपकी प्रोफाइल के वो एक देखिए ना, एक नंबर ऑफ पब्लिकेशन आप डालते हैं, तो CV को देखने वाला बंदा जो है वो डेफिनेटली आपकी सिर्फ वो पब्लिकेशंस को ही देखेगा, आपके नाम के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है। सही। आपकी एज 35 से कम है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज आप 35 से कम है, आपकी पब्लिकेशन जो है वो 1-2 है फर्स्ट ऑथर में इनफ अच्छा है, क्योंकि और फ्रेशली ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो हर ग्रुप को चाहिए होते हैं। एक फ्रेश माइंड आ रहा है, नए आइडियाज़ के साथ आएगा, नई उसमें स्किल्स होंगी, तो उसको वो ज़रूरत होती है। तो वो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको हायर करेगा। दूसरा ये है कि आपने पूछा कि दूसरा ये है कि जो आपने बात की एक्सपीरियंस की, या किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है, ये वो सारी चीज़ें, तो वो डेफिनेटली प्लस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर बात की जाए, टू द पॉइंट बात की, आपकी पब्लिकेशंस, आपकी एज और स्किल्स, अगर आप लेटेस्ट रिसर्च एरियाज में काम कर रहे हैं, यू विल बी अट्रैक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो इट्स ओके। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आपने काफ़ी ऐसे पॉइंट्स शेयर किए हैं हमारी ऑडियंस के लिए भी, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर लाइक चाइना को भी चूज़ करेंगे। तो इसमें सर डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू वाइंड अप द वीडियो, कि व्हाई दे चूज़ द चाइना एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और दूसरा मुझे इसके साथ एक और भी आप दे दीजिएगा कि व्हाई दे हैव टू चूज़ अनदर कंट्री एज़ कम्पेयर टू चाइना। दो चीज़ें होती हैं जी। चूँकि बात होती है वो PhD के बाद, हम फ्रैंकली और ओपनली और क्लियर बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई फिलोसफिकल या उस तरह का सियाक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। पैसे चाहिए और अपनी लाइफ को आपने एक कैरियर को एक ट्रैक देना है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उसके दो सबसे बेस्ट लोकेशंस हैं, ठीक है। एक लोकेशन ये है कि अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चाइना में आपने काम किया हुआ है, या आप ग्रेजुएट चाइना से हुए हैं, तो ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको स्ट्रगल दोबारा करने की, दोबारा सेटल होने की जगह की जरूरत नहीं है। आप पहले 2 साल अपने पोस्ट डॉक के, एक पोस्ट डॉक एटलीस्ट यहाँ से करें, फिर उसके बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हैं सक्सेसफुली, जब आप यहाँ से कर लेते हैं। दूसरा ये है कि आपको दूसरी जगह जाना चाहिए, तो वो आप डेफिनेटली, मोस्टली हम बात करेंगे क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के जो इश्यूज हैं, बिल्कुल, उनको देखते हुए जब हम बात करते हैं, तो हमें तो सेटलमेंट चाहिए, वो किसी भी कंट्री में हो। सही। आपको मैरी क्यूरी का भी आपको टारगेट करना चाहिए, आपको ओपन पोजीशंस पे भी टारगेट करना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स के लिए भी टारगेट करना चाहिए, किसी भी कंट्री में आपको। इवन दो के सर UAE में वेजेस बहुत अच्छी है, अच्छा, और पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशी, इन सब के लिए UAE हमारे लिए कैसे है जैसे हम पाकिस्तान के किसी सिटी में जा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उसको भी टारगेट करें, और आपको सऊदी अरेबिया को भी टारगेट करना चाहिए, वहाँ पे भी अच्छी अमाउंट मिल रही है। तो बहरहाल ये है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपने सिर्फ कन्फाइंड करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सट्रीम में जाना होता है, और उसके साथ आपका वो टारगेट सेट होता है। सो डॉक्टर साहब, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, तो मैं अगर यहाँ पे कमेंट में उनका कोई क्वेश्चन ले लूँ और आपको फॉरवर्ड कर दूँ, तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे ऑडियंस का? ऑफ कोर्स सर, ये काम हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, इकट्ठी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एवरीवन इज वेलकम टू ask anything in comments box. Okay, we are available anytime. Okay, thank you so much. Thank you so much.